बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो या लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फाइनल कॉल की नाकामी के बाद सबक सीखने के बजाय एक दफा फिर विफाक पर चढ़ाई की धमकियां देने पर उतर आई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब ने गुज़श्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इंतहाई जज्बाती खिताब किया और उन्होंने कहा कि गोली का जवाब गोली से देना हमें आता है, हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे और हम अगर दोबारा इस्लामाबाद आते हैं तो ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे। ये उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा। फिर दूसरी जानिब विफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने आज रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ क्लीन अप ऑपरेशन में फायरिंग के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि गोली इस पे चली और इसमें मुतअद्दद अफराद की हलाकतें हुई हैं। उन्होंने कहा इस हवाले से जितनी भी वीडियोस पेश की जा रही हैं सोशल मीडिया पे वो फेक हैं, बेबुनियाद हैं और अभी तक कोई फायरिंग के हवाले से कोई वीडियो भी या वीडियो सबूत सामने नहीं लाया गया। इस हवाले इसके अलावा आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस था 57। इस मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक जामे और मुद्दलल खिताब किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यह कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त हमें सियासी इस्तेकाम की जरूरत है, सियासी इस्तेकाम से ही मुआशी इस्तेकाम जुड़ा हुआ है, रियासती मफादात को तमाम तर सियासी जमातों को मुकद्दम रखना चाहिए। उनका यह कहना था कि हमें इस वक्त चाहे वो अपोजिशन की जमात है या हुकूमत है, डायलॉग की तरफ बढ़ना होगा। उन्होंने 3 मरतबा रिपीट किया, डायलॉग डायलॉग डायलॉग, और यही वे फॉरवर्ड है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। साथ में आपको यह भी हम बताते चलें कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आज दिन भर ये खबरें चलती रही कि फैसला आईसीसी क्या करने जा रही, क्या पाकिस्तान को इस मेगा इवेंट के मेजबानी के राइट्स मिल रहे हैं। इस हवाले से वजीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब का यह कहना था कि जो भी फैसला होगा वो लॉन्ग टर्म होगा, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से नहीं होगा। अगर कोई मॉडल सामने आता है वो अगर काबिल कबूल और काबिल अमल हुआ तो उसको पाकिस्तान कबूल करेगा। सबसे अहम पाकिस्तान का वकार है और वो लॉन्ग टर्म होगा और बराबरी के असूल पर होगा, जो भारत पर भी जिसका इतलाक होगा और जिसका इतलाक पाकिस्तान पर भी होगा। तो ये आज के वो अहम नुकात है जिन पे हम गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं तारिक अजीज साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमान चूंकि लाइव शो है हमें अभी कुछ ही लम्हों में ज्वाइन करेंगे, उनसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तारिक, मैं आपसे जानना चाहूंगा 26 नवंबर का प्रोटेस्ट, क्लीन अप ऑपरेशन, फिर उसके बाद की जो अब की सूरत हाल है, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि इस दफा दोबारा अगर हम आते हैं तो ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप समझते हैं कि दोबारा खुदा ना खास्ता तनाव या पोलराइजेशन की सियासत देख रहे हैं या कोई जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए उस तरफ कोई पेशरफ्त होगी? जी थैंक यू अनवार साहब, आपने मुझे मौका दिया। बड़ा अच्छा आज ये मौजू आपने जो इंतखाब किया डायलॉग के ऊपर। सियासत में हमेशा डायलॉग ही होता है। सियासत में जब भी सियासत बंद गली में नहीं जाती, डायलॉग से ही रास्ते बनते भी हैं, खुलते भी हैं, मसाइल का हल भी निकलता है। बिलावल भुट्टो साहब का आज का जो खिताब था जिसमें उन्होंने आपने जैसे कहा 3 दफ़ा डायलॉग की बात की, तो अब वक्त मैं भी यकीनन ये समझता हूँ कि डायलॉग से ही मुल्क को सियासी मसाइल का हल निकल सकता है और सियासी मसाइल और मुआशी मसाइल से जुड़े हुए हैं। उस वक्त मुआशी हम तौर पर मजबूत भी होंगे, इन्वेस्टमेंट भी आएगी जब मुल्क में इस्तेहकाम होगा। तो उसके लिए यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी का एक जो है वो एक इंटरनेशनल तनाज़े में और वसी कैनवस में हमेशा वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मिनॉरिटीज़ की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो आज चूंकि उनके खास दिन था, यौम तासीस था, तो उन्होंने इस मौके पर डायलॉग की बात की और यकीनी तौर पर पाकिस्तान का मसाइल का हल यही है। अब बदकिस्मती ये है, लेकिन ये पेशरफ्त क्या हो जानी चाहिए क्योंकि वहां तो सियासी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। यही मैं कह रहा था, बदकिस्मती ये है कि अब अपोजिशन की जो बड़ी जमात है वो असेंबलियों में भी मौजूद है, पार्लियामेंट में मौजूद है, उनके पास सीटें भी हैं, वो असेंबली कमेटियों के चेयरमैन भी हैं, मुआत हैं, तनख्वाहें हैं, TAD है, सब कुछ देते हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, कौमी मफाद के ऊपर, कौमी इशूज़ के ऊपर वो बैठने को तैयार नहीं है। तो इस वक्त हुकूमत तो डे फर्स्ट है। मैं पहले भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब ने जिस दिन ओथ लिया था, शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने पहले दिन ही कहा था आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते हैं, उनकी तरफ से हमेशा संजीदगी से कहा गया है। अब भी जो आपको बताइए जो एहतजाज था इसके दौरान में हुकूमत उनको बारहा कहा कि कॉल ऑफ कर लें, उसके बाद बैठ जाएंगे, मसले का हल निकल आएगा, लेकिन वो बज़िद होते हैं। अब इस तरह की ज़िद और उनकी लचक उनकी नहीं दिखाते और फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करते,
देन बदकिस्मती से सियासी डायलॉग का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। मौलाना फजल रहमान एक बड़ी जमात के हैं, पीटी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, इसके अलावा एमक्यूएम भी है, और जो भी पार्टी है वहाँ पे हुकूमत में सब लोग इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि डायलॉग्स के ही आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन मसला यह है कि सबसे अपोजिशन जमात है जिसने मुल्क में इंतशार पैदा किया हुआ है, जिसने मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया हुआ है, जिनका बैठना ज़्यादा ज़रूरी है, वो इस बात को बैठने को तैयार बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसे डायलॉग आगे अब बढ़ेगा? ये जो एक और नुक्ता है, फिर मैं अपने दीगर मौजूद मेहमानों की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। जो अतौला तारड़ साहब ने बात की है, उधर से इल्ज़ाम आयद हो रहा है कि हलाकतें हुई हैं, और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सी पोस्टें भी शेयर की जा रही हैं। तारड़ साहब कहते हैं कि अब तक उन्होंने कोई वीडियो सबूत पेश नहीं किया। उमर अयूब साहब ने कल कहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। एज ए जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं कि इस मामले को कैसे टेकअप किया जा सकता है? टेकअप तो यही होता है जब भी ऐसा कोई खुदा न खास्ता सानिया होता है, कोई वाकया होता है, हमेशा जुडिशियल इंक्वायरी होती है, उसमें तो कोई शक नहीं होता। हाँ, उसमें कमीशन बन जाता है, कोई इन्वेस्टिगेशन होती है। हुकूमत की अपनी जगह उनका कहना है कि ऐसा नहीं हुआ, और हकीकत में यकीनी तौर पे जो है पीटीआई इसको कैश कराने की कोशिश कर रही है। और ये बदकिस्मती से है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ कोई एक भी जान चली जाए तो स्टेट के लिए ये एक जान हो या 10 हो तो ये कोई मतलब अच्छी बात नहीं है। स्टेट के लिए भी, अपोजिशन के लिए, एक आम आदमी के लिए और दुनिया के लिए भी अच्छा से मैसेज नहीं जाता। लेकिन अब वो एक आध कोई वाक्य को आप 400 मल्टीपल, आप देखें वो जो उनके चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब है, उन्होंने 50 लोगों को कहा, और वो 12 पे 12 पे कहा, रऊफ हसन ने 50 ने कहा, लतीफ़ खोसर ने 287 का कह दिया, अली अमीन ने कुछ सैकड़ों कह दिया, आप सैकड़ों में पता नहीं वो कितने हैं। तो इस तरह से उनके अपना कोई ना उनके पास कोई स्टेटमेंट है, ना कोई एक फिगर है, ना उसकी सिवाय सोशल मीडिया के ऊपर। आज बल्कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर उन्होंने ऐसे शो की हुई थी कि वो जी ये जिना एवेन्यू के ऊपर ब्लड है, लेकिन बस किसी से अफसरों ने जिसने फोटोशॉप की है उसको कट पेस्ट किया है, तो उसमें मेट्रो के दरमियान जो मेट्रो के लिए जो रोड है, ट्रैक है, वो उसमें शो ही नहीं हो रहा। तो वो एक फेक वीडियो बना के जी ये सारा खून ही खून है और इतने बंदे मर गए हैं। तो आप वैसे समझते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी से ये जो मामलात हैं इनमें क्लैरिटी आ जाएगी? क्लैरिटी आ जाएगी, आगे बढ़ेंगे। और अगर उनका किसी को इतराज है, उनका है, तो उनको उस तसल्ली के लिए जो भी एक प्रोसेस कानूनी होना चाहिए। एग्जैक्टली, ये बड़ा आपने नुक्ता उठाया कि होना चाहिए। और अब ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि ये जो मामलात इस वक्त तातुल का शिकार हैं, कोई इसमें किरदार अदा कर सकता है कि ये तातुल तोड़ा जाए? जी, मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड भी है, उनका शायद इनिशिएटिव वो लेना भी चाहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब हमेशा जो है उन्होंने गवर्नर राज और सियासी जमात की बैनिंग के हवाले से कहा है कि हमसे भी मशवरा नहीं हुआ, लेकिन इस तरफ ना बढ़ा जाए तो बेहतर हो। गवर्नर राज का भी उन्होंने कहा, और दूसरा उन्होंने पीटीआई के ऊपर जो एक बैन की भी उन्होंने किया है। तो मुझे उनका अच्छा रिलेशन भी है। और इसमें मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान JUI के सब है, उनका रोल ज्यादा हो सकता है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के दौरान जितना ड्यू प्रोसेस था आईनी, उसमें जितनी मुलाकातें मौलाना साहब से और पीटीआई के लोगों से हुई हैं, तो उनके एक किसी हद तक लेवल तक उनका आपस में अच्छा एक रिलेशन कायम हो गया है। तो मौलाना साहब आगे बढ़ें, उनको इस बात पे एग्री करें, बैठे और डायलॉग के लिए मौलाना साहब का एक रोल हो सकता है। और ये इसके अलावा कोई हल होगा नहीं, अदरवाइज मुल्क में अदम इस्तेहकाम होगा। तो सबको मिल बैठ के मुल्क को एक आगे बढ़ाना होगा। लालचंद मलिक साहब ने हमें दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। और सेनेटर नासिर भट्ट साहब हमारे साथ स्काइप वीडियो लिंक पर मौजूद है, मुस्टबिक नवाज से आपका ताल्लुक है। दोनों मौजूद मेहमानों को भी फॉर्मल वेलकम। लालचंद मलिक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे, क्या कहेंगे सर? अब दोबारा से आप लोग इस्लामाबाद की तरफ आने का सोच रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने तो बड़ी जज्बाती तकरीर की, क्या बेहतर राह होगी? क्योंकि जो आप लोगों की फाइनल कॉल थी उसमें तो पसपाई का सामना करना पड़ा, और वो अब आप भी भुगत रहे हैं और आपके कारकुनान ने भी भुगता है। तो लालचंद साहब, आप आगे कैसे बढ़ा जाए? जिसे कहते हैं कि आप जो गलती की जाती उसको नहीं दोहराया जाता, बल्कि आप उस जिसे कहते हैं इस्लाह अहवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। योर टेक लालचंद साहब। शुक्रिया अनवर साहब। बुनियादी तौर पर देखें, हमारी जो फाइनल कॉल वो कंटिन्यू है। जिस तरह से आपने देखा कि फसायत का मुजाहरा किया गया, जिस तरह नहते कारकुनान पर गोलियां बरसाई गई, जिस तरह कारकुनान को शहीद किया गया, जिस तरह उन पर आंसू गैस बरसाया गया, लेकिन हमें यकीनी तौर पर उन्होंने जो शहरियों को गोलियां मारी, हमें एक कदम पीछे हटना पड़ा। लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि स्टेट जो है वो इस तरह का रवैया इख्तियार करे अपने ही शहरियों से, जो मुलाजमीन स्टेट के हैं, जिस पे हम टैक्स देते हैं,
उन्हीं टैक्सेस से ये गोलियां खरीदते हैं, से आंसू गैस खरीदते हैं और हम पर ही चलाते हैं। लिहाजा ये हमारा जो है मौखर हुआ है, एहतजाज खत्म नहीं हुआ है। हम हमारी स्ट्रेंथ को रीऑर्गेनाइज करेंगे और यकीनी तौर पर हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और हमें फिर आना पड़ेगा तो इंशाल्लाह आएंगे। और ये सब कुछ जारी रहेगा जब तक बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की आजादी यकीनी नहीं हो जाती। ओके। उनके जो मेजर केसेस थे वो खत्म हो चुके हैं। ये हुकूमत बज़िद है कि उनको अंदर रखना है। वो पाकिस्तान की अवाम इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और इस बात को वो जबरदस्ती इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट जो है ताकत का इस्तेमाल कर रही है और ताकत के इस्तेमाल से अब पाकिस्तान की अवाम पीछे हटने से इनकार कर अच्छा, लालचंद साहब, आपने कहा कि आपका सर मेरे साथ ही रहेगा, आपने कहा मौखर हुआ है और आप लोग जो हैं वो इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं दोबारा आपका लौट के मेरे साथ रहेगा नासिर भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। भट्ट साहब, लालचंद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है, MNA रह चुके हैं। 2018 से 2022 में जो कौमी असम्बली थी फिर मुस्ताफी हो गए थे। वो कह रहे हैं कि हमने जो अपना प्रोटेस्ट है वो मौखर किया है, फाइनल कॉल अभी चल रही है। तो भट्ट साहब, आप क्या राह इख्तियार की जाएगी? ये तो गड्डापुर साहब ने तो कल भी असम्बली में कहा कि अब हम ज्यादा तैयारी के साथ जाएंगे और अगर गोली इस्तेमाल जो हुई है, जैसे अभी चंद साहब कह रहे हैं, लालचंद साहब, तो हम भी फिर इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो खुदा ना खास्ता टकराव की तरफ बढ़ रहे मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लालचंद साहब की बात सुनी है। ये सियासी जमातों का रवैया नहीं होता है जो पीटीआई ने अपना। पीटीआई सियासी जमात नहीं है। आप मुझे बताएं कौन सी सियासी जमात किस जमहूरी मुल्क में एहतजाज करने का हक जमहूरियत में हर सियासी जमात को है? क्या इस तरह का प्रोटेस्ट आपने कभी देखा है? इस तरह का एहतजाज देखा है? 3 रेंजर वाले शहीद हुए हैं, पुलिस वाला एक शहीद हुआ है, लोग वहां इनको गोलियां मारी गई हैं। एक सूबे का वजीर आला अपना साजो सामान लेके और एक अपने वफाक पे हमला करने आता है। पहली दफा नहीं है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो यही कर रहा है। तो आप मुझे बताएं, डायलॉग होते हैं जमहूरी जो जमातें होती हैं उनसे, इनसे आप क्या डायलॉग करेंगे? इनको अब आप देखेंगे जब आए, इनको जगह दी कि आप संज्ञानी में जाके एहतजाज करें जी। वजीर दाखिला को मियां प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजाजत दी कि आप इनके साथ नेगोशिएशन करें। बात जमहूरियत में बात करने से ही मसाइल हल होते हैं। इन्होंने कहा, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि इन पर, इनके मुजाहिरीन पे गोली चली है, तो ये जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं उमर अयूब साहब। आप मुझे बताएं, वो रेंजर्स के जो एहलकार थे, जो पुलिस वाले थे, उनको किसने मारा? जो बंदे पकड़े गए अफगानी गैर मुल्की पकड़े गए, वो कौन लेके आया? 66 पीपल पकड़े गए अफगानी, गाड़ियां पकड़ी गई हैं। पुलिस वाले, आपने सीसीटीवी फुटेज देखी होगी कि जो पुलिस वालों पे वो जो फेंक रहे हैं, जो आपने पुलिस वाले टीयर गैस ये शेल फेंक रहे हैं, देखें वो फेंके जाते हैं कि जब कोई मॉब आता है किसी बिल्डिंग पे या किसी पे हमला करने के लिए, तो उनको डिस्पर्स करने के लिए आंसू गैस फेंकी जाती है कि वो किसी को साथ ज्यादती या जुल्म ना करें या कोई चीज ना तोड़े। ये वाले जो एहतजाज करने वाली जो आप कहते हैं ना कि सियासी जमात थी, ये साजो सामान लेके आए। आप मुझे बताएं KPK में सूबे का क्या हाल है? वहां दहशतगर्दी है, 120 लोग अभी तक वहां शहीद हो चुके हैं, दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं। तो अगर तो इनके पास कुछ सियासी, कहते हैं ना कि ये आप देखें, इसमें वो बुशरा बीबी है, उसने कहा नहीं मैंने तो जाना ही डी चौक में, क्योंकि मैंने लोगों की लाशों पे सियासत। वो कह रहे हैं खान साहब की जो रिहाई है वो हमारा मुतालबा है, खान साहब की रिहाई। भट्ट साहब वो कहते हैं हमारा मुतालबा है और इन मुतालबात से हम पीछे नहीं हटेंगे। आज अच्छी बात आपने की है, खान साहब को रिहा करने के लिए उनको अदालत में जाना पड़ेगा। इनको इतना पता होना चाहिए, अदालत में जाके खान साहब गुनाही साबित करेंगे तो अदालत उनको रिलीज करेगी। ये आप डंडे सोटे लेके, गन्ने लेके पुलिस पे हमला करके तो आप क्या जेल तोड़ने जा रहे हैं? ये कौन से मजहब मुल्क में होता है? अच्छा, ये मैं आप मेरे साथ रहेगा लालचंद साहब से, भट्ट साहब मेरे साथ रहेगा। लालचंद साहब, ये जो नुकता उठाया भट्ट साहब ने, आप खुद भी कानूनदान रहे हैं सर, ये रिहाई डी चौक पे आने से कैसी होगी? मैं भी समझने से कासिर हूं कि आप डी चौक पर आएंगे तो
प्रेशराइज करके आप समझ रहे हैं कि रिहाई हो जाएगी? वो तो अदालतों के थ्रू ही होगी ना लालचंद साहब। तो वो जो आपने पहले कोशिश की और कल प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि ये आप पहली दफा नहीं है, ये चौथी मर्तबा आप आए थे, 24 को चले और 26 को पहुंचे, और अब आप कह रहे हैं कि आप 5वीं दफा फिर आएंगे। तो जब 4 दफा कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकला तो 5वीं दफा क्यों इससे सोल्यूशन निकलेगा? बात की है जो उन्होंने बात की कि अदालतों से रिहाई होगी, तो अदालतें तो रिहा करती हैं। आपको तोशाखाना 2 में जिस दिन जमानत हुई उस दिन से अडयाला जेल में इनको रखने का कोई जवाब ही नहीं था, आजाद करना था। लेकिन सुबह 5 बजे उन्होंने एक और जो 1.5 साल से एक शख्स जेल में है उसको एक झूठे मुकदमे में दोबारा इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो अदालतें अगर इंसाफ दे भी रही हैं तो ये फसायत की हुकूमत उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और जो बड़ी अदालतें हैं, ये आईनी तरमीम लाके हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम में अदालतों को अपने मातहत कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को ये अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, अपनी नहीं सर, वो कमेटी लगाएगी लालचंद साहब, अपनी मर्जी से नहीं, स्पेशल कमेटी है ना सर, उसमें आप लोग भी हैं। कमेटी में अक्सरियत उन्होंने जो रखी गई है वो हुकूमत की है, और वो एक लंबी बहस होती रही है। अब पूरी दुनिया इस पे हंस रही है कि इन्होंने जो ट्राइकॉमी ऑफ पावर था उसको खत्म कर दिया आइन में, और अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया। ये सारे मामले सड़क डी चौक पे कैसे तय होंगे? लेकिन सवाल ये है, सवाल इसका जवाब ये है, पूरी दुनिया में जहां पे अगर आमरीत कायम हो जाती है तो अवाम के पास रास्ता क्या बचता है? पीसफुल प्रोटेस्ट है ना सर, तशद्दुद तो नहीं है ना सर? वो जो 4 रेंजर्स की शहादतें हुई हैं, पुलिस वालों की हुई हैं, आप लोग अपने लोगों का कह रहे हैं, खून तो नहीं होता ना फिर? अनवर साहब, 2 बातें। नंबर 1, 50,000 आंसू गैस के शेल चलाए गए, 50,000 रबड़ की बुलेट चलाई गई, अरबों रुपए की गाड़ियां तोड़ दी गई, लाठी चार्ज किया गया 120 शहरों में, और कई दर्जनों लोगों को शहीद किया गया और जख्मी किया गया। और आप हमें कहते हैं कि पुरअमन, हम इससे ज्यादा क्या पुरअमन हो सकते हैं? हम पुरअमन थे, हम पुरअमन हैं, हमारा एहतजाज पुरअमन था, हमारा एहतजाज पुरअमन रहेगा। ये रियासत है जो ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ये हमारी एक बात। दूसरी बात, रेंजर्स हो, सिपाही हो, पुलिस हो, पीटीआई हो, तो क्या तकलीफ है इनको? ये अनाउंस कर जुडिशल कमीशन। हम हर जो रेंजर्स वाले जो एक स्टेट में एक ब्यूरोक्रेट के बेटे जो नशे में थे उनकी टक्कर में मारे गए, और वो ये हम पे डालना चाहते हैं, ये अपने खून हम पे डालना। अब आपने जुडिशल कमीशन की बात की ना, इस पे मैं भट्ट साहब का भी, भट्ट साहब आपको याद होगा 2014 में भी लालचंद साहब की जमात आई थी और मामला जो है 126 धरने के बाद जुडिशल कमीशन पे ही खत्म हुआ था। आपने सुन लिया, लालचंद साहब और उनकी पूरी जमात, उमर अयूब साहब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो भी कह रहे हैं कि जुडिशल इंक्वायरी हो। आप लोग जुडिशल इंक्वायरी की तरफ आगे बढ़ेंगे? कल हमारे शो में बैरिस्टर अकील साहब थे जो वजीर आजम के मुशीर बराए कानूनी अमूर हैं, वो कहते हैं जुडिशल इंक्वायरी हो सकती है। यहां जो जर्नलिस्ट है तारिक अजीज साहब, ये भी कह रहे हैं कि जब इतना ज्यादा एक दूसरे पर इल्जामात की बुछाड़ हो तो उसका फैसला फिर जुडिशल कमीशन, जुडिशल इंक्वायरी से होता है। तो आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर है, क्या कहेंगे सर? ये बार बार कह रहे हैं कि रियासत ने जो है वो हम पर जबर किया है, तो जुडिशल कमीशन होना चाहिए? जुडिशल कमीशन होना चाहिए। जो जमहूरी तरीका है वो सारे इख्तियार होने चाहिए। आप मुझे बताएं, ये 9 मई वाले हैं ना, ये आज तक माने 9 मई किया है। अब ये कहते हैं जी कि हमें क्यों आने दिया डी चौक में, हमें आपने रोका नहीं। अगर आप रोकते तो हम ना आते। आप मुझे बताएं, रेंजर्स को किसने मारा है? वो गोलियां किसने चलाई है? पुलिस वाले को किसने जान से चला गया है? आपने फुटेज देखे इनके हाथों में, वो जो लोग हैं उन्होंने गन्स उठाई हुई है। आप मुझे बताएं, वो गैर मुल्की है किसी मुल्क में? आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में जितनी सियासी जमातें जब वो एहतजाज करती हैं, क्या उसमें गैर मुल्की होते हैं? इनके एहतजाज में क्यों होते हैं? इनके एहतजाज में ये सारा कुछ क्यों होता है? क्या वो बात ठीक है कि तालिबान जो 40,000 जेल से रिलीज कराए थे इमरान खान ने, क्या वो इसीलिए कराए थे? इमरान खान, अब मैं आपको बताऊं, ये जो तहरीक इंसाफ है ना, ये जमहूरी जमात नहीं है, ये इंतशार फैलाते हैं, ये दहशत गर्दी कर रहे हैं। 9 मई की इनको सजा मिलती तो आज आप ये मान ही नहीं रहे। इन्होंने जो कुछ किया है, आप मुझे बताएं, किसी महजब मुल्क ऐसा होता है कौन अपनी फोर्सेस पे हमला करता है? अगर ये नहीं मानेंगे तो अभी देखें, वो बुशरा बीबी आ गई। बुशरा बीबी ने इमरान खान के साथ
वजीर दाखिला के जब वो मुज़ाकरात हो रहे थे, इनके दो बंदे थे, एक बैरिस्टर सैफ और एक बैरिस्टर गौर। जी। उन्होंने जाके इमरान खान से मुलाकात की। इमरान खान ने कहा ठीक है, हमें संगजानी एक जगह दे दे, हम वहाँ एहतजाज करते। आप बैठते 10 दिन बैठते, 20 दिन बैठते, एहतजाज करते। आपने वो बुशरा बीबी आ गई, उसने कहा मैंने जाना है डी चौक क्योंकि मैं लाशों पे सियासत करूंगी। तो अब ये नहीं होगा। ये झूठ के एक बंदा कहता है 275 बंदे फौत हो गए हैं, दूसरा कहता है 2 दर्जन हो गए हैं, कोई कहता है जी हजारों, हमारे 1 दर्जन से ज्यादा बंदे शहीद हैं। वो किधर है? आप मुझे बताएं। जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनके वारसान होते हैं, वो जनाजे पढ़ते हैं उनके घर में। आप जाए, आजकल तो सोशल मीडिया है ना, उनके घर में जाके वारसों को बताएं कि हाँ जी ये हमारा बंदा कत्ल हुआ है, कुछ हुआ। किधर है? कुछ देखा आपने? अगर एक आध हुआ है या नहीं हुआ है? जो आप मुझे बताएं, रेंजर्स को मारा किसने मारा है? क्या अपनी फोर्सेस ने मारा है? पुलिस को अपनी फोर्सेस ने मारना है? जो अरेस्ट हुए 1000 बंदे, वो कौन थे? जिनसे असला बरामद हुआ है वो कौन है? ये जो आपने तो बात खुदा की है का वास्ता है। बट साहब, ये जो आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, मैं लालचंद साहब बिफोर वी गो फॉर ब्रेक आपसे जानना चाहूंगा, जो आपकी स्ट्रेटेजी है, ये जो भट्ट साहब बात कर रहे हैं, उसमें बुशरा बीबी साहिबा का जो किरदार है, उनकी जो तर्जुमान है, उनको भी डी नोटिफाई कर दिया है, फारिग कर दिया है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। तो पार्टी के अंदर भी खुद एहतसाबी का सोच रहे हैं। ये आपका बयानिया जो आपने बताया है वो तो आपने अपना बयान कर दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये जो शौकत यूसुफजई साहब, हामिद रजा साहब और सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से जो बातें की गई हैं और जो आप लोगों की पॉलिटिकल कमेटी में जो पॉलिटिकल कमेटी में इजलास हुआ, तो लालचंद साहब आप भी बड़े सीनियर मेंबर है पीटीआई के, ये जो आपकी पॉलिसी थी कि आप समेत दीगर जो रहनुमा थे वो नजर नहीं आए, वो कहां फिर गए? और ये संजानी के बजाय डी चौक का रुख क्यों कर किया आपने? इसका जरूर जवाब दीजिए सर। पहली बात तो मैं डी चौक पे मौजूद था। दूसरी बात यह है, अनवर साहब, अच्छा आप थे? तो पहले अली अमीन गड्डापुर साहब की फोबिया हुई, फिर इनको बुशरा बीबी की फोबिया हुई, फिर कभी इनको बैरिस्टर गौर की फोबिया होती है। यार ये हमारे पार्टी के इंटरनल मामलात है। हम इनसे पूछ रहे हैं कि आपने निहत्ते पाकिस्तानियों पे, जहाँ पे बच्चे थे, ख्वातीन थी, उस पर गोलियां क्यों चलाई? उनका कसूर क्या था? उनका कसूर यही था ना कि वो एहतजाज करने आए थे, एक अच्छा खुशहाल पाकिस्तान चाहते हैं। सर बकफन तहरीक का अनाउंस किया था अली अमीन गड्डापुर साहब ने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि अगर हम नहीं आए तो घर वाले खुदा ना खास्ता जनाजे पढ़ लें। तो आप लोग पुरअमन का इश्तिहाल तो दिलाया था ना। आप ये तो एग्री करेंगे? आई होप यू विल एग्री विद इट। एग्री करता हूं। उनको बखूबी अंदाजा था, उनको वो धमकियां दे रहे थे कि आप पे गोलियां चलाएंगे, लेकिन हमने नहीं समझा था कि ये हुकूमत, ये स्टेट, ये रियासत अपने शहरियों पे इस तरह गोलियां चलाएगी। उस बात का तो अंदाजा था, इसीलिए कहा था कि हम वापस हो सकता है ना भी आए, क्योंकि इनको गोलियां चलाने में हमें पता है कोई कबात नहीं थी। अनवर साहब, उसके बाद आप देखें, इनके वज़राओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने कोई गोली नहीं चलाई, कोई शहादत नहीं हुई, एक जख्मी नहीं है। साहब मान गए कि डबल डिजिट में डेथ्स नहीं हुई है। आज इंडिपेंडेंट उर्दू, द गार्जियन, द बीबीसी, हर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। आप लोगों ने जो 12 लोगों का कहा है, उनके कवायफ वल्दियत वगैरह शेयर की है? हर चीज शेयर कर दी है हमने। मैं आपको अभी व्हाट्सएप करके शेयर करने के लिए तैयार हूं। वो भट्ट साहब पूछ रहे कहां पर हैं? भट्ट साहब, नासिर भट्ट साहब, सेंटर साहब पूछ रहे हैं, जिनके बच्चे आप कहते हैं वो दुनिया से चले गए, वो किधर है? मां बाप सुन लेना, मेरा जवाब सुन। वारसीन किधर है, वो ये कह रहे हैं। कल वकास साहब ने, उमर अयूब साहब ने एक डिटेल 12 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। मैं भी उन सब की डिटेल्स आपको देने के लिए तैयार हूं। अब भट्ट साहब जो भी कहे, इनके वज़रा ने अब कबूल कर लिया है कि हमने गोली चलाई है, हमने शहरियों को कत्ल, हमारे फोर्सेस ने कत्ल किया है। अब ये घुमा फिरा के 9 में ले आते हैं दरमियान में। लेकिन आप लोग भी शुरू 278 से हुए थे लालचंद साहब, यू विल एग्री। आप लोग यू स्टार्टेड विद 278। जो फोत हो गए, जो दुनिया से चले गए, उनके माँ बाप किधर हैं? ये मैं पूछता हूँ, एक छोटा सा एक वक्फा हम शामिल कर लेते हैं। हजारों लोग जो है वो जेलों में पड़े हुए हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने जेलों में डाला हुआ है। उनका कसूर ही क्या था? चले, मैं ख्याल में मैं दोबारा आप दोनों के पास लौट के आता हूं। तारिक साहब, मैं जानना चाहूंगा, आपने सुन लिया ना पीटीआई का, लालचंद साहब इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि जी 12 लोग हैं, उनकी लिस्ट भी शेयर कर दी है। आपके पास शायद आई होगी, आपने पढ़ा होगा, आप समझते हैं तमाम चीजें। और भट्ट साहब कह रहे हैं वो वारसीन कहाँ हैं?
तो वैसे तो आपने कहा ये गुत्थी उस तरह ही सुलझ सकती है कि जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट क्या लगता है? मैंने जो भट्ट साहब ने बात की, मैंने खैर इस पर ट्वीट भी किया हुआ है। क्या? मैंने ट्वीट ये किया कि अगर 400 लोगों का इनका क्लेम है, 300 का ये अब claim 12 का कह रहे हैं ना। हाँ, तो वो मैंने कहा मीडिया, चलो बिलफर्ज अगर मीडिया पे नहीं आता, सोशल मीडिया के ऊपर तो पीटीआई का बड़ा कमांड भी है, तो उनकी डेड बॉडीज कोई ऐसा नहीं है। और जो लिस्ट ये 12 लोगों की भी कह रहे हैं, जी। ये भी मुसद्दका नहीं है। नहीं, वो कहते हैं हमारे सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास साहब ने शेयर किया है ना, अभी कह रहे हैं। तो इन्होंने किया है ना जी। उसको वेरीफाई कौन करेगा? ये तो इनका क्लेम है ना। उसको ये 10 के हैं, 12 के हैं, 200 के हैं, उसको अब इसकी लिए कमीशन बन जाए तो पता चल जाएगा कितने लोग हैं। और उस कमीशन में ये भी आ जाएगा कि रेंजर के बंदे किसने मारे हैं, उसमें भी तो कमीशन बनना चाहिए ना। जो लेकिन आप तो कह लेकिन नासिर भट्ट साहब हो गए, हुकूमती वज़रा हो गया, आज तारड़ साहब कह रहे हैं कि ये सब फेक है, तो हुकूमत तो डिनायल मोड में है ना। वो कह रहे हैं ऐसा हुआ नहीं, आप कह रहे हैं जुडिशियल कमीशन बन जाए। कमीशन में बन जाए ठीक है। उस कमीशन में वही कहते हैं, वो रेंजर्स के जो कातिल हैं उनका भी, हाँ, उनका भी तो पता चले। उनका पता चल जाए। पुलिस वाले उनके सिक्योरिटी 4 रेंजर्स 2 पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं, कमीशन बन जाए, इसमें भी बन जाए। ये बड़ा। चलें एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद दोबारा लौट के आएंगे। तो दोबारा पॉलिटिकल डायलॉग की जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की थी, उस पर जरा एम्फेसाइज करेंगे कि वो कैसे हो सकता है और किन खतूत पे आगे बढ़ सकता है। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। जब भी पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने लगता है, महंगाई कम होने लगती है, नए इक्तसादी मुआहिदों के लिए किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है, तो चंद शरपसंद सियासी लिबादे ओढ़कर इस्लामाबाद पर हमलावर हो जाते हैं, पुलिस रेंजर्स पर घात लगाकर हमले करते हैं और ड्यूटी पर मामूर जवानों को शहीद कर देते हैं। ये इंतशारी टोला पहली दफा रियासत पर हमलावर नहीं हुआ, बल्कि ये बार बार न सिर्फ रियासत बल्कि रियासती इदारों पर हमला आवर होते हैं। 9 मई को भी इसी इंतशारी टोले ने पाक फौज की तंसीबात पर हमले किए और हमारे अजीम शोहदा की यादगारों तक को निशाना बना डाला। याद रहे, ऐसी मारधाड़ और जिलाओ घिराव से रियासत को अरबों रुपए का यौमिया नुकसान और स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के सैकड़ों अरब रुपए डूब जाते हैं। रियासत ने हर दर्जा तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करने के बाद इन जत्था बरदारों के खिलाफ न सिर्फ कामयाब ऑपरेशन किया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी शहरी के जानी नुकसान के बगैर इस्लामाबाद को फसादियों से खाली करवाया। सियासत के नाम पर दहशतगर्दी हरगिज नहीं। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। जब भी पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने लगता है, महंगाई कम होने लगती है, नए इक्तसादी मुआहिदों के लिए किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है, तो चंद शरपसंद सियासी लिबादे ओढ़कर इस्लामाबाद पर हमलावर हो जाते हैं, पुलिस रेंजर्स पर घात लगाकर हमले करते हैं और ड्यूटी पर मामूर जवानों को शहीद कर देते हैं। ये इंतशारी टोला पहली दफा रियासत पर हमलावर नहीं हुआ, बल्कि ये बार बार न सिर्फ रियासत बल्कि रियासती इदारों पर हमला आवर होते हैं। 9 मई को भी इसी इंतशारी टोले ने पाक फौज की तंसीबात पर हमले किए और हमारे अजीम शोहदा की यादगारों तक को निशाना बना डाला। याद रहे, ऐसी मारधाड़ और जिलाओ घिराव से रियासत को अरबों रुपए का यौमिया नुकसान और स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के सैकड़ों अरब रुपए डूब जाते हैं। रियासत ने हर दर्जा तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करने के बाद इन जत्था बरदारों के खिलाफ न सिर्फ कामयाब ऑपरेशन किया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी शहरी के जानी नुकसान के बगैर इस्लामाबाद को फसादियों से खाली करवाया। सियासत के नाम पर दहशतगर्दी हरगिज नहीं। दुरुस्त। कश्मीरी खवातीन काबिज भारतीय अफवाज के मजालिम का बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। भारतीय फौजी 1989 से अब तक 2300 से जायद कश्मीरी खवातीन को शहीद कर चुके हैं। कश्मीरी खवातीन को उनके प्यारों की जबरी गुमशुदगी के जरिए शदीद ज़हनी अज़ियत से दो चार किया जा रहा है।
कश्मीरियों की हक के खुद इरादियत की जद्दोजहद को कुचलने के लिए भारतीय हुकूमत खवातीन की आबरूरेजी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अब वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी कश्मीरी खवातीन को भारतीय रियासती दहशतगर्दी से बचाने के लिए अमली इक़दाम करे। जी वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्क में जो सियासत में हलचल पाई जाती है और सियासी दर्ज हरारत बढ़ा हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब ने एक दफ़ा फिर विफाक आने की धमकी दी है और उन्होंने कहा कि इस मरतबा आए तो ज़्यादा तैयारी के साथ आएंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने कहा है कि 24 नवंबर के एडवेंचर के बाद अब जो है वो यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी गुज़श्ता रोज़ आला सतही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अब जो है वो हमने फैसला कर लिया है कि ये जो धरना सियासत है इसको नहीं हमने पनपने देना, क्योंकि इससे यौमिया 190 अरब रुपए का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होता है। तो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि डायलॉग आगे कैसे बढ़ाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस सिलसिले में आज बड़ा मुद्दलल खिताब भी किया। हमें ज्वाइन किया नासिर हुसैन शाह साहब ने, जो सीनियर मिनिस्टर हैं पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, उनको वेलकम करते हैं। नासिर भट्ट साहब हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं, और लालचंद मल्ली साहब हमारे साथ पहले से मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर हैं, और तारिक अजीज साहब स्टूडियो से मौजूद हैं। नासिर हुसैन शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, गुफ्तगू हो रही है कि अब मामले को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अभी ब्रेक पर जाने से कबल तो लालचंद साहब का ही कहना था कि हम पर जो है वो रियासती जबर हुआ है और जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, और नासिर भट्ट साहब का ही कहना था कि ये जो है ये सिर्फ फेक प्रोपोगंडा है, हकायक नहीं है, बल्कि रेंजर्स और पुलिस वालों पे ज्यादा जुल्म हुआ है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यौम तासीस के मौके पर कहा कि तमाम सियासी जमातों को सियासत के दायरे में रह के सियासत करनी चाहिए। क्या वे फॉरवर्ड आप सजेस्ट करेंगे? उन्होंने डायलॉग की बात की, पीपल्स पार्टी हमेशा डायलॉग की बात करती है। क्या कोई पुल का किरदार अदा कर सकती है पीपल्स पार्टी मौजूदा तनाव की सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम दोस्तों को सलाम। और आज हमारा फाउंडेशन डे था यौम तासीस का, और पूरे मुल्क में कोई 150 मकामात पर ये जलसे मुनक्किद हुए थे जिनको चेयरमैन साहब ने फिर खिताब किया, और जाहिर है सबने इसको बड़े जोश और खरोश से सेलिब्रेट भी किया है। जी जी। चेयरमैन साहब ने जो बात की बिलावल साहब ने, वो पॉलिटिकल लिहाज से ही है, और हम हमेशा जमहूरियत की बात करते हैं, उसमें डायलॉग ही होते हैं। लेकिन बड़ी माजरत के साथ कि पीटीआई जो है वो कभी भी बात करने के लिए तैयार नहीं हुई शुरू से ही। बहुत डिटेल है इसकी जी। और जब वो खुद गवर्नमेंट में थे उस वक्त भी और उसके बाद भी, लेकिन वो उसमें नहीं आ रहे। और अब ये जो अभी आप जिस सूरत हाल का जिक्र कर रहे हैं, ये तो बड़ी अफसोसनाक और अजीब और गरीब है। कभी भी पॉलिटिकली नॉर्म्स में इस तरह से नहीं हुआ जो पीटीआई का रहा है शुरू से ही अमल दखल। और आजकल तो बहुत ज्यादा, फिर सोने पे सुहागा, ये जो केपी के चीफ मिनिस्टर साहब की स्पीच सुन लें जी, जो अभी उन्होंने की है इस एपिसोड के बाद, और जिसमें पता नहीं क्या कुछ वो कह रहे हैं, ये तो पता नहीं पॉलिटिकल तो बिल्कुल भी नहीं लगते। बड़ी माजरत के साथ जो हमारे पीटीआई के दोस्त हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि वो मे भी उन्होंने अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए स्टेटमेंट जरूर कोई दी होगी, लेकिन वो भी दिल से इस बात को कंडेम कर रहे होंगे। जिस तरह उन्होंने कहा कि अब गोलियां, पहले इन्होंने क्या कुछ कम किया? अभी जो आए थे जी, हम लोगों के ऊपर जुल्म हुआ, ये नहते आए थे, और वो जी वहां से आ रहे हैं, कुछ चढ़ाई करने आए थे, कोई हमला करने आए थे। वो कह रहे हैं मुतालबात हैं शाह साहब, वो कहते हैं खान साहब को रिहा किया जाए। देखिए खान साहब को, ये एनआरओ मांग रहे हैं ना, खान साहब को रिहा करेगी अदालतें, और अदालतों ने उन्हें जमानतें भी दी थी। मेरे कहने का मकसद है इनके जितने वकला हैं वो बजाय अपने क्लाइंट को बचाने के, खान साहब को बचाने के, वो खुद को ही आगे नुमाया कर रहे हैं। तभी चेयरमैन भी इनके कोई वकील साहब हो गए हैं। हर ओहदे पे आप देखें
बेशतर ओहदों पे, बेशतर जो इनके मेंबर्स जी। हैं पार्लियामेंट के जिन्होंने टिकट लिए, वो ये वकील साहिबान ही है, वो क्लाइंट को नहीं बचाते। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि जिस तरह की ये बात है वो बहुत अफसोसनाक है, और पीटीआई का फ्यूचर सिर्फ इसमें है कि वो पीटीआई-पी बने, जिससे मेरी मुराद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन। दूसरी बात, इनको आप पीटीआई-पी की बात कर रहे हैं? मैं पीटीआई-पी की बात कर रहा हूं। अच्छा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी ये जो एपिसोड हुआ इस्लामाबाद का, उसका फौरी तौर पर इनके हक में किसने बात की है? टीटीपी ने जी। उन्होंने एलामिया दिया कि जी बड़ा जुल्म किया आप लोगों ने नहाते लोगों पे जी। वो कभी इनको इसराइल सपोर्ट करता है, कभी वो जो सेनेटर्स जो इसराइली लॉबी के हैं अमेरिका के वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो बंदा इनके लिए क्या कहे। और फिर जो सबसे अहम बात है, ये जो गवर्नमेंट है नेशनल गवर्नमेंट में, या जो इनके मिनिस्टर साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने और उनकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने जो पेशेंस का मुजाहरा किया, तहम्मुल का मुजाहरा किया, कहाँ से ये आ रहे हैं जिसमें लोग भी पुलिस के लोग शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, रेंजर्स का भी आपको। सर इनका दावा है कि इनके भी अभी लालचंद साहब कह रहे थे 12 लोग जो हैं उनकी भी डेथ हुई है। देखिए लालचंद साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम है। मैं सिर्फ एक कह रहा हूँ कि इनके दूसरे जो लोग हैं उनके झूठ का अंदाजा देखें कि कोई आके 280 बता रहा है, कोई 300 बता रहा है, कोई 100, पता नहीं क्या कुछ बता रहे। देखिए एक जान भी हो ना, बिल्कुल वो भी नहीं जानी चाहिए। सही कह रहे हैं। वो बंदा बच्चा जो है जो आया है घर से, उसके माँ बाप नहीं होंगे, उसके एक जान भी क्यों गई? 12 भी बहुत ज्यादा जाने। लेकिन जिस तरह का इन्होंने झूठा प्रोपोगेंडा किया, और जी पता नहीं क्या, और फिर इसके कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे हैं, यहाँ बैठे हैं, पता नहीं कहाँ बैठे हैं, वो जब सारा साफ भी हो गया था डी चौक, तब भी कह रहे थे कि जी लोगों से भरा पड़ा है, जाओ उनको जाके ये पहुंचाए वो पहुंचाए। अब इसका फिर सर हल क्या है? ये जो होती है तो फिर शाह साहब इसका हल क्या आपके जहन में फिर आता है? पीटीआई-पी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन, जब तक ये नहीं होंगे ओके डायलॉग करें। देखिए हमने क्या किया है, पीपल्स पार्टी ने जब ये इलेक्शंस के रिजल्ट आए, इनके लोगों को जो आजाद अराकीन से ज्यादा लोग आए इलेक्ट होके जी, पीपल्स पार्टी ने तमाम मुखालफतों के बावजूद, इख्तलाफात के बावजूद इनको ऑफर किया कि भाई आप गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कर लो, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, गैर मशरू तौर पे, ताकि पार्लियामेंट चल सके। ये बात करने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर अब भी कभी कहते हैं पॉलिटिकल बात करेंगे, कभी कहते हैं इदारों के बड़ों से बात करेंगे, फिर उनके लिए। शाह साहब आपने बड़े अहम नुकात उठाए, मेरे साथ जरा रहेगा। लालचंद साहब आपने सुन लिया, नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे हैं कि आप पीटीआई-पी बने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन, और बातचीत से आगे बढ़े, अपना जो तर्ज सियासत है इसमें नजरसानी करके तब्दीली लेकर आए। लालचंद साहब जी बिल्कुल, ये काबिल एहतराम है नासिर हुसैन शाह साहब। ये सिर्फ नासिर हुसैन शाह साहब की ही ख्वाहिश नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट की ही ये ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टुकड़े टुकड़े किया जाए, तोड़ दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद, जुल्म सहने के बावजूद, जबर सहने के बावजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्लाह की मेहरबानी से इंटैक्ट है, और इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में इंटैक्ट रहेगी। जहां तक बातचीत की बात है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी बातचीत से इनकार नहीं किया है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि बातचीत वहां होती है जहां इख्तियार हो। आपको नजर आना चाहिए कि पीपल्स पार्टी इस वक्त जो खड़ी है नवाज लीग के साथ, लेकिन बिलावल भुट्टो आए रोज बयान देते हैं कि उन्होंने जो रिटन एग्रीमेंट भी किए हैं ना नवाज लीग ने, वो भी उनसे पूरे नहीं किया जा रहे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मजबूरी में एक साथ खड़े हैं, ये किसी ने इनको खड़ा किया हुआ है। अदरवाइज इनका ना को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक है, ना झंडा। आज तो सर उनका फाउंडेशन डे है, नासिर हुसैन शाह साहब की जमात का, आप कह रहे हैं आइडियोलॉजी, वो आज अपना 57वां फाउंडेशन डे मना रहे हैं लालचंद साहब। नहीं, मैं कह रहा हूं इनकी आइडियोलॉजी और नवाज लीग की आइडियोलॉजी में तो कोई मुशाबत नहीं है ना। तो पॉलिटिकल अकोमोडेशन है ना, वो यही आपको भी कहते हैं, इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, आप लोग भी चार्टर कर लें। नहीं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो बहुत कुछ था, वो उन्होंने नहीं किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था
कि सिविलियन रूल के लिए हम कोशिश करेंगे कि सिविलियन स्पेस कायम हो। जी। ये तो सिविलियन स्पेस पूरी की पूरी दे चुके हैं। ये तो इनके में कोई इनके हवाले से एक पार्टी के लिए जो हुकूमत में पार्टियां हैं, ये पपेट है, इनके हाथ में कुछ यही बात नहीं है। आपके बारे में कहा जाता था जब आप लोग इख्तिदार में थे, ये इख्तलाफ में थे। जी बिल्कुल कहे, हमें उनसे उनके कहने से कोई एतराज नहीं है, इनका हक है ये जो कहे। लेकिन आज पूरा पाकिस्तान इस बात पर मुत्तफिक है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, ये उनके इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं। और जो आपने देखा है ये इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, जिसमें जो ये कत्ल वो गारत हुई, इसमें सियासी जो लोग थे वो बैक पे चले गए थे, सिर्फ मोहसिन नकवी आगे था, और ये सब मोहसिन नकवी की बैकिंग कर ओके, अब ये मुझे बताइएगा कि नासिर भट्ट साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं हम बातचीत उनसे करेंगे जिनके पास इख्तियार होगा, और हम आपको कोट अनकोट कठपुतली करार दे रहे हैं। भट्ट साहब, देखिए लाजन, मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ, ये कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। ये बातें इमरान खान क्यों नहीं करता? ये बातें बुशरा बीबी जो आ गई है, जिन्होंने टेक ओवर कर लिया पार्टी, वो क्यों नहीं करते? वो जो गंडापुर है वो क्या कहता है? उस सूबे में क्या हो रहा है इनका? मुझे बताएं, इनका कौन है वाली वारिस पीटीआई का इस वक्त? हर बंदा क्लेम करता मैं हूं, कोई इस्तीफे दे रहा है, कोई अपनी मर्जी कर रहा है। देखें जो कुछ इन्होंने किया, आइंदा इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई अगर जत्थे लेके असला लेके वफाक की तरफ आएगा तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। सियासी जमात बने, सियासी जमात बन के दिखाएं। जमहूरी तरीके से अगर ये एहतजाज करते तो इनको एहतजाज करने का हक मिलता, लेकिन जो कुछ इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, अब भी कहते हैं हुकूमत के अगर इमरान खान को इन्होंने छुड़ाना है, जेल से रिहा कराना है, तो अदालत में जाएंगे। आप अदालत में जाएं, आप अपनी बेगुनाही साबित करें। अगर आप कहें कि आप इस्लामाबाद जत्थे लेके आएंगे, आप क्या था पीटीवी पे भी हमले आप कर चुके हैं, आप अपनी फोर्सेस पे हमले कर चुके हैं। जो तरीका आपका है, आपको इस तरह किसी ने आपकी बात नहीं सुननी। जमहूरी तरीके से आएंगे, आपकी बात सुनी जाएगी। जो कुछ आपने किया उसकी सजा तो पानी है, चाहे वो 9 मई है या ये 2 दिन पहले जो एपिसोड हुआ है, इसकी सजा वो लोग पाएंगे। अगर मेरे फोर्सेस को शहीद किया जाएगा और बीच में ऐसे लोग शामिल किए जाएंगे जो गैर मुल्की होंगे, और इमरान खान अगर इसी रवैये पे रहेगा, तो फिर उसको जेल में जो कुछ उसने किया 190 मिलियन, उसकी भी सजा उसको मिलेगी। ठीक है जो भट्ट साहब, मैं आपको दोबारा लौट के शाह साहब दोबारा हमें ज्वाइन करें। नासिर शाह साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं आप लोगों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके टुकड़े हो जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटैक्ट है। आपने पीटीआई पी से आपकी ये मुराद थी जब आपने कहा था? नासिर शाह साहब है हमारे साथ? जी, आवाज आ रही है आपको? जी शाह साहब, बात कीजिएगा। देखिए, मैं तो भाई का बड़ा एहतराम करता हूँ, वो बड़े अच्छे इंसान है। मैंने कब कहा है ये? मैंने तो कहा कि ये सोच बदले, हाँ, उस धारे में आए, पुरअमन बने। ये जो इनकी जो तर्ज सियासत है, जो 9 मई भी हुआ, जिसके तहत या जमान पाक में या इनकी जितने जलसे जुलूस रैलियां किसी न किसी तशद्दुद पे आके खत्म होती हैं और शुरू होती हैं, इस चीज को चेंज करें, इस चीज से ये हटे। ये जो इन पीटीआई की बड़ी माजरत के साथ कि पीटीआई में इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी, बदतमीजी की सियासत है। ये मेरा भाई खुद आपको बताए कि क्या इनके यहाँ उस आदमी को ज्यादा अहमियत और तरक्की नहीं हुई जो सबसे ज्यादा बदतमीज है? आप देख लें, ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं सबको जानता हूँ, मैं सबका एहतराम करता हूँ, लेकिन इनके सीनियर्स को छोड़ के किनको लाया गया आगे? इनके तमाम ओहदों पे देख लें, हर सूबे में इनके देख लें, जिसने उस वक्त भी जब ये हुकूमत में थे, और ये जो बात कर रहे हैं इदारों की या उनकी, उसके लिए सबसे ज्यादा बात कौन करता था? उन सबको अहमियत कौन देता था? जब आरटीएस बिठा के इनको लाया गया, मुसल्लत किया गया, किसी को नाअहल किया गया, किसी को जेलों में डाले गए, मियां साहब वालों को या पीपल्स पार्टी के भी लोगों को जेलों में डाला गया था, उनके फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे 2018 में, आरटीएस के जरिए इनको लाया गया था। तो उस वक्त उनकी तारीफें कौन करता था? कौन कहता था तकरीरों में कि हम
अच्छा शाह साहब, एक आपसे भी सवाल है और ये सवाल फिर लालचंद और भट्ट साहब से भी है। गवर्नर राज की भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है, अगरचे आज ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दफा साहब ने कहा कि ऐसी कोई प्रपोजल ऑन द टेबल नहीं है, इस पे बात हुई थी, और पॉलिटिकल पार्टी की बैनिंग के हवाले से भी कुछ हल्के बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी इन प्रिंसिपल क्या समझती है कि आपके गवर्नर है, जाहिर बात है आपसे मुशावरत भी की जाएगी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था तमाम स्टेक होल्डर से बात होगी तब कोई फैसला होगा, लेकिन मैं आपका ओपिनियन लेना चाह रहा हूं कि इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, उस पे आज चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं करती कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पे बैन लगे या कहीं पे गवर्नर रूल लगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखें, एक कोई लिमिट होती है। अगर पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल चीजें नहीं करेगी, इस तरह की इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और इस तरह की चीजें करेंगी तो वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहती। गवर्नर रूल बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, लेकिन केपी के चीफ मिनिस्टर साहब, या अभी देखें ये जो भी एपिसोड था, मुझे किसी और सूबे से लोग बताएं कौन गए, सिंध से बताएं कितने लोग गए, कहां पे। हाँ, सही आम सवाल। वैसे लालचंद साहब कह रहे हैं वो डी चौक पे थे, वो सिंध से ही है, लेकिन मैं लालचंद साहब से पूछता हूँ, कितने तादाद पूछ रहा हूँ। हाँ तादाद, लालचंद साहब कितने लोग सिंध से गए थे? नासिर हुसैन शाह साहब पूछ रहे। सबसे मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, जी सबसे ज्यादा लोग केपी से, जी केपी से थे 90%। उनको वसाइल के जरिए लाया जाता है, जितने वसाइल हैं गवर्नमेंट के इसी में झोंक दिए गए। हौसला बर्दार ये लोग लाए हैं, आंसू गैस के शेल इनके पास से, पता नहीं क्या कुछ इनके पास था। फिर जो अभी बातें कर रहे हैं केपी के चीफ मिनिस्टर साहब, तो वो खुद कह रहे हैं गवर्नर रूल से भी वो कुछ ज्यादा चाहते हैं। ओके, लालचंद साहब आपसे जानना चाहूंगा, सिंध से कितने लोग आए थे? नासिर हुसैन साहब ने बड़ा ही जबरदस्त सवाल किया आपके अलावा। जी, मेरा ख्याल है आज जो पीपल्स पार्टी के जो इज्तिमात हुए हैं, जहाँ पे 200-300 लोग थे, इससे तो कहीं ज्यादा लोग सिंध से गए थे। लेकिन अनवर बात यह है, गवर्नर रूल की भी बात चल रही है, आपके लिए खतरा तो नहीं है केपी गवर्नमेंट के लिए? सर एक मिनट, इनकी बड़ी जिद है कि इमरान खान अपनी सोच बदले। अब इमरान खान की सोच है क्या? इमरान खान की सोच है कानून की हुक्मरानी, आइन की बहाली, जमहूरियत की बहाली, आम इंसान को हक मिले, गरीब को हक मिले। अब ये कहते हैं कि सोच बदल लो, सोच बदल के वो करे जो नवाज शरीफ की थी, तो घी घर पे पहुंचा के आता था, या आटा रोटी कपड़ा और मकान जो 72 सालों में पाकिस्तान को नहीं मिल सका। हमारी सोच ये नहीं है। अब गवर्नर रूल की बात यह है कि मौजूदा जो हुक्मरान है ये चाहते हैं कि ये खुद जो है गवर्नर बन के, या प्रेसिडेंट साहब भी गवर्नर बन के केपी में बैठ जाए। इनकी तो कोशिश पूरी की पूरी होगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि गैर आईनी, गैर इखलाकी, गैर कानूनी, गैर मयारी किस्म के फैसले पाकिस्तान के किसी भी फेवर में होंगे। तो मुल्क को नुकसान होगा, मुल्क को फायदा कोई नहीं होगा। इनको शौक है तो ये जरूर करके देखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुनान और मेंबरान कुर्सियों के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान की खुशहाली के। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच लालचंद मल्ली साहब आपका, नासिर हुसैन शाह साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, और नासिर भट्ट साहब ने हमारे साथ गुफ्तगू की, आपका बहुत, तारिक आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हमने गुफ्तगू की मुल्की सियासत के हवाले से। आपके इल्म में है कि मुल्की सियासत में अभी भी उबाल है, इरताश है, क्या सलूशन सियासी जमातें मिलकर तय कर पाती हैं, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। हमने चलते चलते आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो मेगा इवेंट है उस हवाले से आपसे बात की थी। हम इख्तिताम पे यही कहेंगे कि टेक अवे ये है जो मोहसिन नकवी साहब ने आज, जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे पाकिस्तान को जो भी फार्मूला सामने आएगा वो तब काबिल कबूल होगा जब उसकी एक इक्वल अमलदारी होगी, यानी कि भारत पर भी और पाकिस्तान पर भी। अगर एक हाइब्रिड मॉडल की भारतीय मीडिया बहुत ज्यादा चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान जो हाइब्रिड मॉडल से मुराद ये है कि भारत जो एक स्टबन एटीट्यूड के साथ मैं ना मानू की अप्रोच से पाकिस्तान नहीं आना चाहता, वो मैचेस पाकिस्तान से बाहर खेले, एक हाइब्रिड मॉडल। इससे पहले एशिया कप नजम सेठी साहब ने कराया था जिसके नताइज पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं निकले थे। मोहसिन नकवी साहब का ये कहना है कि अगर ये मॉडल सामने लाया जाता है, हाइब्रिड का लफ्ज उन्होंने नहीं यूज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो फिर बराबरी की बुनियाद पे होंगे, यानी कि जो इवेंट अगर हाइब्रिड मॉडल पे इत्तेफाक होता है तमाम आईसीसी का और मेंबर बोर्ड्स का, तो फिर वो एप्पल इंडिया के इवेंट्स के हवाले से होगा। इंडिया में आपके लिए होना चाहिए 2026 में T20 वर्ल्ड कप, और 2000 उसके बाद एक और जो आईसीसी का अहम इवेंट है वो होने जा रहा है। तो फिर पाकिस्तान भी
भारत जाकर मैच नहीं खेलेगा। टिट फॉर टैट, यानी अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। मेरे ख्याल में ये एक ऐसी सिचुएशन इस वक्त बन गई है। हम तो उम्मीद करेंगे कि ब्रेक थ्रू हो, भारत जो है उधर सैनिटी जो है वो उनको आए, क्योंकि अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका तो नहीं है, इंग्लैंड ये आने को तैयार हैं, सिर्फ भारत जो है वो नहीं आने को तैयार। देखते ही हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। प्रोग्राम में जो नशिस्त है वो कैसी लगी, अपना फीडबैक दीजिएगा। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और सस्ते के प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।